अच्छा, तो अभी हम शुरू करने वाले हैं अर्थ की ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में पढ़ना। ठीक है, ओके। अर्थ के जो सैटेलाइट होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। एक नेचुरल सैटेलाइट जो कि होता है मून, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो कि इसरो, नासा, स्पेस एक्स, ये सब जो स्पेस शटल लॉन्च करते हैं इसके अंदर सैटेलाइट्स होते हैं। दुनिया का पहला जो स्पुतनिक लॉन्च किया था रशिया ने। ठीक है, अभी वैसे कितने ही सैटेलाइट जो भी सन अर्थ के अराउंड मूव कर रहे हैं, ठीक है, और एक परफेक्ट टाइम में एक परफेक्ट सर्कल कंप्लीट कर रहे हैं, परफेक्ट टाइम में एक परफेक्ट ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, अगर सैटेलाइट है दोस्त, ठीक है, अगर सैटेलाइट है, ये मैंने सैटेलाइट ड्रॉ करके रखा है, देखिए अगर ध्यान से देखिए तो ये मैंने सैटेलाइट ड्रॉ करके रखा है। ये मैंने एक सैटेलाइट ड्रॉ करके रखा है। वो जो सैटेलाइट है वो अर्थ के सेंटर से कुछ आर जितने डिस्टेंस पर बैठा है। ठीक है, आर जितने डिस्टेंस पर बैठा है और उसकी वेलोसिटी है वी। ठीक है, ये मुझे पता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सबसे पहली चीज हम क्या देखेंगे कि भाई सेंट्रीपेटल फोर्स कितना होगा, mv² बाय आर। और मास जो है, इसका मास है, और इसका ये अर्थ है, उसका मास है, जो अर्थ है उसका मास है, जो अर्थ है उसका मास है, मास ऑफ अर्थ। और ये सैटेलाइट का मास कितना है, स्मॉल है। तो दोनों के बीच में आपको लगने वाला है, दोनों के बीच में लगने वाला है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का भी फॉर्मूला मुझे पता है, जी मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन दोनों के बीच का रेडियस आर, उसका स्क्वायर। अब दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, इसलिए मैंने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। दोनों को बैलेंस किया तो मास मास कट हो गया, आर आर कट हो गया, और दोस्त हमारे हाथ में आया है v² = gme/r। ठीक है, v² = gme/r। अब यहां से मैं सिस्टम को दो हिस्सों में बांट सकता हूं। देखिए, पहले तो वी स्क्वायर सॉरी v² = gme/r। उसको ऐसे लिख सकता हूँ, v = gme/r। आर से मल्टीप्लाई किया, आर से डिवाइड किया, तो ये v = हो गया gme/r² × ठीक है, ये स्क्वायर था सब। और अगर आपको याद है कि gm/r² को मैं स्मॉल जी लिख सकता हूँ। ठीक है, स्मॉल जी मल्टीप्लाई बाय आर, तो v = √g/r। अब यही केस मैं दो हिस्सों में बांट सकता हूँ। कैसे दो हिस्सों? सबसे पहला, इफ r = re, मतलब सैटेलाइट अर्थ के सरफेस के बहुत नजदीक है, तो मैं उसका डिस्टेंस है ना, रेडियस जितना ही लूंगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, √g/re हो जाएगी। एंड अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो re+h लूंगा, तो v क्या हो जाएगा, g/re+h हो जाएगा। ठीक है, दैट्स माय डिस्टेंस। ओके, तो इतना मुझे पता चला। अब इसके और आगे अगर हम जाएं तो एक और छोटी सी थियरी हम डिराइव करेंगे, दैट इज, यहां तक मुझे इतना पता चलता है। पहले तो एस्केप वेलोसिटी अगर मैं पूछूं आपको, एस्केप वेलोसिटी रिवाइज करवा रहा हूं। एस्केप वेलोसिटी क्या थी, 2g/re, √2g/re। और ऑर्बिटल वेलोसिटी अगर मैं पूछूं तो, ऑर्बिटल वेलोसिटी अगर पूछूं तो ये हो जाएगा g/e। ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गया g/e। ऑलराइट, अगर मुझे फाइंड करना है भैया, अच्छा इसके इससे अगर वेलोसिटी पता है, अगर मुझे वेलोसिटी पता है, तो अगर भैया वेलोसिटी अगर पता है तो हम एक काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं, देखते हैं। अच्छा, ये मैं ओरिजिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला ले लेता हूँ। इसका ओरिजिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला वो क्या था, gme/r। ठीक है, दैट्स माय ओरिजिनल फॉर्मूला। ये ओरिजिनल फॉर्मूला है, वेलोसिटी इक्वल्स टू gme/r। वेलोसिटी इक्वल्स टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये मुझे पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस एक, अगर ये एक जगह से वेलोसिटी और सैटेलाइट कंप्लीट करता है एक चक्कर, यहाँ से शुरू किया, ठीक है, वापस से यहाँ तक आया, तो डिस्टेंस क्या कवर किया होगा, अगर ये रेडियस आर है तो डिस्टेंस उसने कवर किया होगा 2πr। और उसके जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, टी।
तो ये हो गया √GME/r, स्क्वायर कर दूं बोथ साइड तो 4π²r² बाई टी इक्वल्स टू GME/r। ठीक है, अगर मुझे टाइम पीरियड को सब्जेक्ट करना है तो टाइम पीरियड को इधर ले लेते हैं, बाकी सारी चीज़ों को इधर ले लेते हैं। 4π²r³ अपॉन GME। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ T इज प्रोपोर्शनल टू 4π कॉमन 4π, यहाँ पर 4 नहीं आएगा, सॉरी, 4π/GME, चारों चीज़ें कांस्टेंट। ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर किया है तो टी का भी तो स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा T² इज प्रोपोर्शनल टू r³, जो कि था केपलर्स थर्ड लॉ। ठीक है, केपलर्स थर्ड लॉ। तो यहाँ पर मुझे इतना समझ में आता है, किसी भी चीज़ का अगर आपको टाइम पीरियड फाइंड करना है तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू r³ और इक्वल टू होता है 4π² अपॉन जी डिवाइड बाई वो मास जिसके आसपास आपका सैटेलाइट घूम रहा है, तो मास ऑफ अर्थ। अगर वो मून के आसपास कोई सैटेलाइट घूम रहा है तो मास ऑफ मून होता है, और जुपिटर के आसपास कुछ घूम रहा है तो मास ऑफ जुपिटर होता है। ठीक है, तो मैं क्या लिख देता हूं, जिसके आसपास ऑब्जेक्ट ऑर्बिटल मोशन कर रहा है उसका मास। ठीक है, एंड दिस r इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड सैटेलाइट। सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब कुछ भी हो सकता है, अगर जुपिटर के आसपास घूम रहा है तो सेंटर ऑफ जुपिटर टू द सैटेलाइट। ठीक है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। ठीक है, और आगे जाते हैं, इस सिस्टम को समझते हैं। देखो यहाँ पर भी दो पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर भी दो पॉसिबिलिटी है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला है T इक्वल्स टू T² इक्वल्स टू 4π² अपॉन GME मल्टीप्लाई बाई r³। ठीक है, यहाँ पर भी दो पॉसिबिलिटी में पॉसिबिलिटी नंबर 1 r इक्वल्स टू, अगर नज़दीक है तो RE, तो ये हो जाएगा T² इक्वल्स टू 4π² GME मल्टीप्लाई बाय RE³, ऐसा हो जाएगा RE³। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ T² इक्वल्स टू 4π² मल्टीप्लाई बाई RE² मल्टीप्लाई बाई RE डिवाइड बाई GME। ठीक है, तो अगर इसको आप फोकस करोगे GME अपॉन RE², दैट इज 1/g, ये कुछ नहीं है, क्या है 1/g मल्टीप्लाई बाई RE, दैट इज T²। तो T को लिख सकता हूँ 2π√RE/g। ये टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला मैंने निकाला। और यही दूसरा केस, अगर R इक्वल्स टू RE+H हो जाए, सेम प्रोसेस फॉलो करके आप फाइंड कर सकते हो T इक्वल्स टू 2π√RE+H डिवाइड बाई g। ठीक है, ये सेम प्रोसेस हमने फॉलो की और फॉर्मूला निकाला। डन है? ठीक है, ओके, चलो આપણે નેક્સ્ટ એક ક્વેશ્ચન જોઈએ, થિયરી જોઈ છે, થિયરીને कंप्लीट કરવા માટે એક क्वेश्चन જોઈએ। तो एक क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ सॉल्व्ड एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि हमारे पास एक मार्स है और मार्स के दो प्लेनेट है, दैट इज फोबोस एंड डेमोस। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारा मार्स जिसके आसपास घूम रहे हैं ये फोबोस को P बोल दूं, डेमोस को D बोल दूं। ठीक है, और फोबोस और डेमोस के बारे में मुझे इतना पता है कि टाइम पीरियड ऑफ फोबोस और डेमोस दो, जैसे हमारे प्लेनेट का नाम है मून,
वैसे मार्स के प्लैनेट का नाम है फोबोस एंड डेमोस। तो फोबोस का टाइम पीरियड है 7 hours 39 minutes। ठीक है, अब ये पूरे सिस्टम को अगर मुझे कन्वर्ट करना है आवर्स को सेकंड के अंदर, सॉरी मिनट के अंदर 60 को मिनट के अंदर सेकंड के अंदर 60 प्लस ये 39 मिनट को भी सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाई 60, मतलब ये हो जाएगा आपका 27540 सेकेंड। ठीक है, और आपको एक और चीज़ गिवन है दैट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी गिवन है, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ फोबोस दैट इज 9.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ किलोमीटर, सॉरी नॉट रेडियस नहीं, ये है ऑर्बिटल रेडियस, सॉरी नॉट, इट इज़ नॉट ऑर्बिटल वेलोसिटी, दिस इज ऑर्बिटल रेडियस। ठीक है, रेडियस की वन है, मतलब भैया ये है डिस्टेंस आर। ठीक है, स्मॉल आर लिखा है तो इधर भी स्मॉल आर ही लिखते हैं। तो आपको पूछा गया है, इतना मुझे गिवन है, इतनी चीज़ें मुझे गिवन है। ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ अ मार्स। ठीक है, दिस इज मास ऑफ मार्स। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे होगा, फॉर्मूला अप्लाई कैसे होता है, T² इक्वल टू 4π² अपॉन जी, जिसके आसपास घूमता है उसका मास दैट इज GME, और जो घूम रहा है उसकी रेडियस कितनी है तो R³, इतना मुझे पता है। ठीक है, तो ये बन गया है मेरा फॉर्मूला। तो यहां से मैं मास ऑफ अर्थ नहीं लिखूंगा, मास ऑफ अर्थ नहीं लिखूंगा क्योंकि अर्थ के आसपास नहीं घूम रहा। किसके आसपास घूम रहा है, मार्स के आसपास घूम रहा है, तो इधर क्या लिखूंगा, मास ऑफ मार्स। तो मास ऑफ मार्स इक्वल्स टू 4π² GT² मल्टीप्लाई बाई R³। दैट्स माई क्वेश्चन, दैट्स माई आंसर, राइट। तो मास ऑफ मार्स इक्वल्स टू 4 पाई की वैल्यू 3.14 का स्क्वायर, अगर जीई का क्वेश्चन होता तो मैं 10 लिख देता, π² इक्वल टू 10। ठीक है, रेडियस मुझे गिवन है 9.4 इंटू 10⁻³ और उसका भी भैया क्यूब, ये क्वेश्चन बिना कैलसी से नहीं हो सकता है। ठीक है, और नीचे जी की वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई बाई टी की वैल्यू कितनी होगी, टाइम पीरियड मुझे गिवन है 27540 और उसका स्क्वायर, तो ये करोगे तो आपको मिल जाएगा मास ऑफ मार्स that would be roughly around 6.475 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 किलोग्राम। ये हो गया आपका मास ऑफ मार्स। ठीक है, ये था पार्ट 1 क्वेश्चन का। क्वेश्चन के पार्ट 2 के अंदर ऐसा पूछा है कि अर्थ एंड मार्स मूव इन द सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द सन। ठीक है, अच्छा ठीक है भैया, ये चलो सन की ऑर्बिट बना देते हैं। ये हो गया सन। ठीक है, ये हो गया सन। दो केस ले लेते हैं, मार्स, पहले आती है अर्थ। तो ये आ गई हमारी अर्थ, अर्थ के लिए ब्लू कलर रखा है मैंने, और ये आ गया हमारा मार्स। ठीक है, चलो समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, ये है अर्थ, ये है मार्स और ये है सन। ठीक है, क्वेश्चन में हमें ये पूछा है, अगर मैं, ध्यान से सुनिएगा दोस्त, अगर ये डिस्टेंस को मैं रेडियस ऑफ अर्थ बोल दूं, और ये ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ, और ये डिस्टेंस को मैं ऑर्बिटल रेडियस ऑफ मार्स बोल दूं, तो आपको ऐसा बोला है कि मार्शियन ऑर्बिट है वो 1.52 टाइम्स है ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ से। ठीक है,
तो रेडियस ऑफ मार्स इज 1.52 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ, इतना मुझे गिवन है, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है वो समझते हैं। हमें फाइंड करना है कि टाइम पीरियड कितना होगा मार्स का, टाइम पीरियड कितना होगा वो मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले वाले सीन में फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर अर्थ का टाइम पीरियड का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर जी अपॉन मास जिसके आसपास हम घूम रहे हैं, तो मास ऑफ सन मल्टीप्लाई बाय ये क्या हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब, नॉट रेडियस ऑफ अर्थ, ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ। दिस इज आई शुड चेंज इट, अर्थ टू सन ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है, अर्थ टू सन। तो आप मार्स टू सन, अर्थ टू सन एंड मार्स टू सन, तो और रेडियस ऑफ अर्थ ना लगने लगे फिर आपको। और यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, टी स्क्वायर टाइम पीरियड ऑफ मार्स इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर जी, किसके सामने किसके आसपास घूम रहा है, मास ऑफ सन, सन के आसपास घूम रहा है, और रेडियस ऑफ मास टू सन और उसका क्यूब, ठीक है। दैट्स माई इक्वेशंस, that's my equations, and I need to find what I need to find. I need to find time period of, that's my question, that's my answer. I need to find time period of Mars. टाइम पीरियड ऑफ मार्स फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, टाइम पीरियड ऑफ मार्स फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 2 कर लूंगा। तो टाइम पीरियड का स्क्वायर, यहाँ पर टाइम पीरियड का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर जी मास ऑफ सन मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ अर्थ टू सन का क्यूब, 4 पाई स्क्वायर जी मास ऑफ सन रेडियस ऑफ मास टू अर्थ का क्यूब, ठीक है। ये तो कैंसिल हो गया, तो बाकी बचा आर ई एस अपॉन आर एम एस होल क्यूब, ठीक है। और आर ई एस क्यूब अपॉन आर एम एस का मतलब क्या होता है, 1.52 आर ई एस होल क्यूब, ठीक है। तो टी ई टाइम पीरियड ऑफ अर्थ का स्क्वायर इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ मून का स्क्वायर इक्वल्स टू आर ई एस क्यूब अपॉन 1.52 क्यूब मल्टीप्लाई बाई आर ई एस क्यूब, तो ये हो गया कैंसिल। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा टी एम स्क्वायर इक्वल्स टू 1.52 क्यूब, इधर चला जाएगा टाइम पीरियड ऑफ अर्थ का स्क्वायर, तो 1.52 क्यूब टाइम पीरियड ऑफ अर्थ होता है, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ होता है 365 डेज, ठीक है। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँगा और स्क्वायर रूट करूँगा तो इसका आंसर आएगा रफली 684 डेज, मतलब कुछ रफली 700 दिन का एक साल होगा मार्स के ऊपर, ठीक है। अच्छा इतना करने के बाद हम सॉल्व एग्जाम्पल 6, 7 होमवर्क में करेंगे और एक्सरसाइज का 4, 5, 13 एंड 14 इतना होमवर्क में करेंगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, और इस चैप्टर का सबसे ऐसा टॉपिक कि जिसके अंदर से मोस्टली सारे स्कूल्स में क्वेश्चन पूछे गए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, एंड दैट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू लर्न, दैट इज एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। टॉपिक नंबर 7.10, एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब, एक सर्कल बना दिया हमने, ठीक है, उसके बाहर एक सर्कल छोटा सा बना दिया, ये घूम रहा है विथ वेलोसिटी v, ठीक है, विथ वेलोसिटी v घूम रहा है, और ये वेलोसिटी को हमने फाइंड किया था, ये जो वेलोसिटी थी ऑर्बिटल वेलोसिटी, उसको हमने कंसिडर किया था √GME अपॉन स्मॉल r, और स्मॉल r की जगह पर मैंने RE और RE+H लिखा था, ठीक है, ओके। तो अगर ये घूम रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 1/2
एम वी स्क्वायर होनी चाहिए, तो 1/2 एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा जी एम ई बाय स्मॉल आर। ठीक है, तो ये हो गया देखो हमारा जी एम ई अपॉन 2r, इतना हो गया जी एम ई अपॉन 2r। और मास भी तो लेना लिखना रह गए, ये 1/2 ये मास लिखना रह गया, तो ये जी एम ई स्मॉल एम बाई 2r, ये हो गई हमारी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, दिस इज मास ऑफ अर्थ, दिस इज स्मॉल एम, जो कि हो गया सैटेलाइट का मास। अगर भैया डिस्टेंस अगर दोनों का है स्मॉल आर, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस जी कैपिटल एम, ठीक है, स्मॉल एम अपॉन आर, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँ तो बन जाएगी टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी मतलब क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बनती है हमारी जी एम ई एम अपॉन 2r, पोटेंशियल एनर्जी माइनस मतलब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम ई एम अपॉन आर, तो ये हो गया आपका आंसर। 1/2 -1, तो -1/2 हो जाएगा, माइनस जी एम ई एम अपॉन 2r। चेक कर लीजिए आंसर, जी एम ई एम बाई आर तो कॉमन निकल जाएगा, तो 1/2 -1, तो -1/2 हो जाएगा। दैट्स योर आंसर। कॉमन निकल के चेक करना अगर आपको नहीं समझ में आया तो। ठीक है, तो ये तो मुझे क्या लगा, ये तो मुझे लगा कि काइनेटिक एनर्जी का ही माइनस हो गया। मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी पूछे ना, तो जो भी टोटल एनर्जी है ना उसको प्लस कर दो, मतलब मोड़ ले लो, और पोटेंशियल एनर्जी है ना उसको टोटल एनर्जी से मल्टीप्लाई कर लो 2 के साथ, तो ये हो जाएगी आपकी टोटल एनर्जी। ठीक है, ये रेड पेन से इसलिए लिखा क्योंकि आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो उसको याद रखना। अभी हम जाते हैं सॉल्व्ड एग्जाम्पल नंबर 8 के ऊपर। ठीक है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल नंबर 8। आपको पूछा गया है एक 400 किलो का सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड, अर्थ की 2 जितनी रेडियस के अराउंड घूम रहा है। ठीक है, अच्छा, तो इनिशियली उसको मैं ऐसा लिख दूं, चलो, ये अर्थ है, यहाँ पर भी एक अर्थ बनाई दी मैंने। ठीक है, ये अभी 2r पर घूम रहा है, उसको 1 2 3 4 कुछ यहाँ पर आना है। ठीक है, दैट्स माय पॉइंट। समझो, ये जो डिस्टेंस है ना वो रेडियस ऑफ अर्थ से 2 गुना है। यहाँ से मुझे उसको उठाकर रेडियस ऑफ अर्थ से 4 गुना दूर लेकर जाना है। ठीक है, तो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके ये सैटेलाइट यहाँ से यहाँ तक पहुँच पाए। तो देखो इस केस में, ये फर्स्ट वाले केस में टोटल एनर्जी कितनी होगी। अच्छा, टोटल एनर्जी का मैंने फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले लिखा। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, माइनस जी एम ई एम अपॉन 2r, दैट वाज माय फॉर्मूला। तो इधर फॉर्मूला बन जाएगा माइनस जी एम ई एम अपॉन 2, और रेडियस कितनी है, ट्वाइस आर ई, और ये हो गया मेरा सेकंड पोजीशन, दैट इज माइनस जी मास ऑफ अर्थ स्मॉल एम 2। अभी यहाँ पर रेडियस कितनी है, 4 re। ठीक है, तो बाहर ऑब्वियसली एनर्जी ज़्यादा होगी, नज़दीक जो होगी वो एनर्जी कम होगी। ठीक है, तो मैं चेंज इन एनर्जी अगर मुझे फाइंड करनी है तो मैं क्या करूँगा, E2 माइनस E1। तो E2 हो गया आपका माइनस जी एम ई एम बाई 4 2 8 re, माइनस E1 कितना है, माइनस जी एम ई एम अपॉन 2 2 4 re। तो ये आंसर आपका निकल के आएगा माइनस जी एम ई एम अपॉन 4 re। कॉमन निकाल दूं तो ये हो जाएगा 1/2 -1, मतलब अगेन 1/2, दैट इज -1/2 कॉमन बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका जी एम ई एम अपॉन 8 re।
ठीक है, यहाँ से एक और ट्रिक सॉल्व कर सकता हूँ मैं। आर ई से मल्टीप्लाई करो, आर ई से डिवाइड करो, तो जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर दैट इज स्मॉल जी, दैट इज स्मॉल जी। तो यहाँ पर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ जी स्मॉल एम आर ई बाई 8 दैट इज चेंज इन एनर्जी, दैट इज चेंज इन एनर्जी। तो देखो सबकी वैल्यूज अगर मेरे पास है, डेल्टा ई इक्वल्स टू जी की वैल्यू 9.8, ठीक है, जो मास है वो 400 किलो का सैटेलाइट था, तो 400, रेडियस ऑफ अर्थ दैट इज 6.4 इंटू 10⁶ डिवाइड बाई 8। तो आपकी चेंज इन एनर्जी आ गई दोस्त 3.12 मल्टीप्लाई बाई 10⁹ जूल। आपको बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आएगा। यहाँ पर मैं याद करवा दूँ, लास्ट पीपीटी में लिखा था काइनेटिक एनर्जी इज द टोटल एनर्जी का पॉजिटिव वर्जन एंड पोटेंशियल एनर्जी इज द ट्वाइस मल्टीप्लाई बाय टोटल एनर्जी। वैल्यूज पुट कर दो, जो है वो आपका आंसर। डन है। एंड इसके बाद ये आखिरी एक क्वेश्चन करने वाले हैं हम, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो समझने का ट्राई करते। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दैट इज सॉल्व्ड एग्जाम्पल नंबर 4। सॉल्व्ड एग्जाम्पल नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ने का ट्राई करते हैं। सॉल्व्ड एग्जाम्पल नंबर 4, एक तो सबसे पहले आप क्वेश्चन रीड कर लिए, आप अपने आप रीड कर लीजिए। ओके, तो आई होप आपने थोड़ी देर में सॉल्व्ड एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो पॉज करके, वीडियो पॉज करके फिर पढ़ने के लिए जाए। ठीक है, अभी मैं करवाने वाला हूँ सॉल्व्ड एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल नंबर 4 में आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास कैपिटल एम है और दूसरे का मास कैपिटल 4m है। दोनों का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ये सेंटर से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस आपको गिवन है, दैट इज 6r। सेपरेशन इज 6r। ठीक है, और ये दोनों की जो रेडियस है ना, ये दोनों की जो रेडियस है वो आपको गिवन है, एक की r और दूसरे की भी कितनी है, r है। तो मतलब सरफेस टू सरफेस सेपरेशन बोले तो 4r हो जाएगा, क्योंकि बीच में से रेडियस कट हो जाएगी, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं अभी कुछ उसके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है ओके। अब हमारे बहुत बहुत मस्त प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पर आपके पास एक सैटेलाइट है। अब ये सैटेलाइट आपका टारगेट ये है, ये सैटेलाइट को आपको यहाँ पर भेजना है, दैट्स योर टारगेट, आपको यहाँ पर भेजना है। तो आपके माइंड में ये ख्याल आएगा कि मैं सैटेलाइट के अंदर फ्यूल भर दूं और इंजन चालू कर दूं, वहां पर जाए, वहां उतना मतलब ये सेकंड वाले पर पहुंचे, 4 मास है जिसका, वहां तक पहुंचे, उतना फ्यूल भर दूं, तो तब तक वहां पर पहुंच जाएगा और फ्यूल खत्म हो जाएगा तो वहां पर लैंड हो जाएगा। ये एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, लेकिन मैं कुछ अलग सोच रहा हूं। मैं क्या सोच रहा हूं कि भैया ये जो दोनों ऑब्जेक्ट है, वो दोनों के पास अपना अपना ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है। ये अपने आसपास की चीज़ों को अपने साइड खींच रहे होंगे, ये भी अपने आसपास की चीज़ों को अपने साइड खींच रहे होंगे। तो कोई एक पॉइंट मुझे ऐसा मिलेगा जिस पर इस डायरेक्शन का, इसको मैं F1 बोल दूं, इस पर जो ग्रेविटेशन लग रहा है F1, इस पर जो ग्रेविटेशन लग रहा है F2, कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर ये F1 और F2 इक्वल होंगे, जिसमें अगर मैं इस डायरेक्शन में आ गया तो ये 1 वाले का ग्रेविटेशन ज़्यादा होगा, इस डायरेक्शन में आ गया तो 2 वाले का ग्रेविटेशन ज़्यादा होगा। मतलब अगर मैं यहाँ से थोड़ा भी अंदर गया तो 2 वाला मुझे अपनी ओर ऑटोमेटिकली खींच लेगा, मुझे आगे जाने की ही ज़रूरत नहीं है।
मतलब मुझे कुछ भी करके ये एन पॉइंट फाइंड करना है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। और ये एन पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस आर मान लेता हूं मैं, ये आर होगा, तो ये कितना होगा 6r माइनस आर होगा ये, ठीक है। न्यूट्रल पॉइंट का डिस्टेंस फर्स्ट से अगर आर है तो सेकंड से कितना होगा 6r माइनस आर, बिकॉज टोटल डिस्टेंस 6r है, ठीक है। तो ये F1 इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं, जी, हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, उसका मास है कैपिटल एम, और जो मुझे सेंड करना है ना उसको मैं स्मॉल एम बोल देता हूँ, उसका मास है स्मॉल एम, अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस है आर स्क्वायर। दूसरे में जी, सेकंड वाले ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है 4, सॉरी मास कितना है 4m, उसके ऊपर जब ऑब्जेक्ट पहुंच जाएगा तो स्मॉल एम अपॉन, उसके बाद दोनों के बीच का डिस्टेंस न्यूट्रल पॉइंट और ये सेकंड वाले ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस 6r माइनस आर होल स्क्वायर। जी कैंसल एम कैंसल, ये स्मॉल एम कैंसल स्मॉल एम कैंसल, तो ये हो जाएगा 6r माइनस आर होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4r स्क्वायर। तो 6r माइनस आर इक्वल्स टू 2r, ऐसा लिख सकता हूँ। तो 6r इक्वल्स टू 3r, तो r इक्वल्स टू 2r, इतना मुझे समझ में आया। r इक्वल्स टू कितना आ गया 2r, ठीक है। तो न्यूट्रल पॉइंट जो है ये वाला रहा मेरा न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट फर्स्ट से 2r जितना डिस्टेंस पर है और सेकंड से 6r माइनस 2r दैट इज 6r माइनस 2r दैट इज 4r जितना डिस्टेंस पर है। तो मतलब अगर मैं ये ऑब्जेक्ट फिर से, अगर मैं ये इसको फिर से यहाँ पर लगा दूं, ठीक है। तो अब मेरा काम क्या है, मेरा काम ये है दोस्त, मेरा काम ये है दोस्त कि यहाँ से ऑब्जेक्ट तो पहले यहाँ से उड़ेगा, यहाँ से उड़ेगा और जाएगा एन पॉइंट तक, ऑब्जेक्ट उड़ेगा यहाँ से और जाएगा एन पॉइंट तक। तो मैं ये 2 पॉइंट के ऊपर एनर्जी इक्वेशन लगा देता हूँ, ये दोनों पॉइंट के ऊपर एनर्जी इक्वेशन लगा देता हूँ। तो फर्स्ट वाला जो पॉइंट है, फर्स्ट वाला पॉइंट, वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो सोच लेंगे। दूसरे पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो सोच लेंगे। पहले पॉइंट पर उसको मुझे छोड़ना है विथ वेलोसिटी mv स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी जी कैपिटल एम, ऑब्जेक्ट है स्मॉल एम, डिवाइड बाय डिस्टेंस दोनों के बीच का कितना है आर ई, तो ये हो गया आर ई। बोलो इतना समझ में आया क्या, इतना समझ में आया क्या, ठीक है, ओके, ठीक है। और मैंने बताया था आपको कि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ये पहले मास की वजह से, पहला मास जो है कैपिटल एम, उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी हो गई जी एम एम बाई आर ई, और एक भाई बात पोटेंशियल एनर्जी होती है नेगेटिव, तो ये हो गया नेगेटिव माइनस जी, ये 4m की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी जी 4m स्मॉल m डिवाइड बाई 4 कैपिटल एम है, कैपिटल एम स्मॉल एम, और 4m की ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये सेंटर से यहाँ तक कितना 5r होगा, 5r, बिकॉज ये 1r ही तो हो चुका है, टोटल डिस्टेंस है 6r ही, तो बाकी बचा 5r ही, तो ये हो गया 5r ई। ये हो गया मेरा फर्स्ट पॉइंट के लिए पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट के लिए पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं बात करूं सेकंड पॉइंट के लिए पोटेंशियल एनर्जी, अगर मैं बात करता हूं सेकंड पॉइंट के लिए पोटेंशियल एनर्जी, तो सेकंड पॉइंट पर यहाँ पर न्यूट्रल पर आएगा, तब फोर्स क्या हो चुका है, इक्वल हो चुका है, फोर्स हो चुका है इक्वल, मतलब काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0, ठीक है, प्लस, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी अगर मुझे फाइंड करनी है सेकंड पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी में माइनस लिखूंगा, माइनस जी, पहले मास कैपिटल एम, ठीक है, सैटेलाइट का मास स्मॉल एम, डिवाइड बाय सेकेंड पॉइंट कितनी दूरी पर था, ये 2r दूरी पर था, तो ये 2re, तो टोटल सेंटर से इतनी दूरी, इसकी दूरी कितनी हो गई, टोटल सेंटर से 3re दूरी हो गई, ठीक है, सेंटर से हो गई 3re दूरी। ये स्मॉल आर है, वो सेंटर से ही आर है, स्मॉल आर है, ठीक है, तो ये सेंटर से ही है 2r,
सेंटर से लेकर ये 2r है, मतलब 2re जितना है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया मेरा सेंटर से सेकंड पॉइंट कितना दूरी पर है, 2re जितनी दूरी पर है, माइनस जी ये हमारा 4m वाला मास स्मॉल m डिवाइड बाय ये कितना दूरी पर है, 6re जितना दूरी पर है, तो ये हो गया 6re। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूंगा, देन आई विल गेट माई फाइनल आंसर 1/2 mv² माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m बाय re माइनस जी 4m स्मॉल m बाय 5re इक्वल्स टू माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m बाय ट्वाइस re माइनस जी 4m स्मॉल m बाय 6re, सॉरी 6re नहीं 4re होगा ना, टोटल 6re तो टोटल डिस्टेंस है, तो इधर क्या आएगा 4re, 6re तो टोटल डिस्टेंस है ना, 6r तो टोटल डिस्टेंस है, तो ये 2re, तो ये अगर 2re है तो रिमेनिंग कितना 4re होगा। अगर इसको सॉल्व करोगे देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ v, एंड v आएगा कुछ आपका √3gm/re, दैट वुड बी योर आंसर, ठीक है। और मैं वीडियो के एंड में लिख देता हूँ कि कौन से क्वेश्चन ये क्वेश्चन करने के बाद कौन से क्वेश्चन करने हैं, वो भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12, 17, 18 एंड 20 ये आपको ये करने के बाद करना है। कोई भी क्वेरी हो तो कॉल करके पूछ लेना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर दिस चैप्टर एंड प्रिपेयर द नोट। आपको अलग पेज में नोट बनानी होगी, जो रनिंग चैप्टर है उसके साथ मत लिख देना, ठीक है।